नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे फ्रेंड्स, या स्टार्टिंग करेंगे हम इस चैप्टर की, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग के बारे में। दो चीज़ें हमें कवर करनी है, एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग पूरा सीखेंगे और साथ ही साथ में नीति आयोग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा हमारा है, हम इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है ये सीखने वाले हैं और प्लानिंग के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनकी भी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, बट वी विल लर्न हियर। ओके, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिस्ट H.D. डिकिंसन डिफाइंस, तो एक इकोनॉमिस्ट हैं H.D. डिकिंसन, डिफाइंस इकोनॉमिक प्लानिंग एज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि जो इकोनॉमी के मेजर डिसीजन होते हैं उसको, डिसीजन को लेना। व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और कितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और टू होम इट इज टू बी एलोकेटेड बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द डिटर्मिनेट अथॉरिटी। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किसको जो प्रोड्यूस किया जाए कि किसको ये एलोकेट करना है, इसके लिए एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट वगैरह होती है जो ये डिसीजन लेती है इन बातों का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, और ये जो डिसीजन अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है वो कैसे लिया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल। ये डिसीजन लिया जा रहा है किसके आधार पर, कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे किया गया है इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल का, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का सर्वे किया जाता है और फिर उस सर्वे के आधार पर यह डिसीजन लिया जाता है कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, और जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसके लिए जो रिसोर्सेस वगैरह लगेंगे उसको किसको एलोकेट करना है। इसी सारी बातों को ही मिला करके हम फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्लानिंग कह सकते हैं। इन अ नटसेल, प्लानिंग इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्स एट हैंड। तो अगर हम मतलब शॉर्ट में बात करें तो प्लानिंग वो स्किल होती है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें, जो भी रिसोर्सेस हमारे हाथों में अवेलेबल हैं उसकी सहायता से, जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है, जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल है उसकी सहायता से अगर मैं जो है अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूं, तो फ्रेंड्स इसी जो किया हमने इसे ही प्लानिंग कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है, बहुत स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके काम चला रहा है, उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी निकालना है। तो अब उसका टारगेट क्या है, यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना। ठीक है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या हैं, गरीबी है भाई, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, 10 बुक 4 बुक जो भी हैं, खाने के लिए जो भी इंतजाम है, रहने के लिए जो भी इंतजाम है, उसी उतने रिसोर्स के आधार पर उसको प्लानिंग करके उस टारगेट को अचीव करना है। बस ये जो कुछ भी किया हमने कि मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं इनकी सहायता से मैं आईएएस बन जाऊं, तो ये जो कुछ भी संभव होगा, जो भी प्रक्रिया से हम गुजरेंगे फ्रेंड्स, उसी प्रक्रिया को ही हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में हम ये देखेंगे भाई कि आईएएस की तैयारी करने जाने के लिए कोचिंग जाना है कि नहीं जाना, दिल्ली जाऊँ, यहीं रहूँ, इलाहाबाद चला जाऊँ, व्हाटएवर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है ना, तो बस यही इतनी बात फ्रेंड्स जो है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग डिपेंडिंग अपॉन कि आपका गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, प्लानिंग में बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। तो इस आपका गोल क्या है उसके आधार पर प्लानिंग को कई टाइप में कैटेगराइज किया सकता है। जैसे फ्रॉम अ टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट, प्लानिंग में बी रीजनल और नेशनल, यानी कि एरिया के हिसाब से प्लानिंग रीजनल यानी किसी राज्य स्तर पर हो सकती है या पूरे देश के स्तर की हो सकती है। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो प्लानिंग माइट बी फेडरल यानी संघीय, स्टेट या लोकल स्तर की। तो अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केंद्र सरकार वाली प्लानिंग हो सकती है, राज्य सरकार वाली प्लानिंग हो सकती है, या जो अपनी पंचायतें वगैरह होती हैं उस स्तर की भी प्लानिंग हो सकती है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तरीके की होती है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है और एक फ्रेंड जो है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टिसिपेशन के आधार पर ये सेंट्रलाइज्ड होती है और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की क्या खासियत होती है कि सारी पावर एक व्यक्ति के हाथों में होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में द रिटेंशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग एंड डिसीजन विद द टॉप मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब इसमें क्या है कि प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं वो सारा का सारा टॉप मैनेजमेंट द्वारा ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी प्लानिंग को सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। और इसी जगह पर अगर जो है
सारे के सारे डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ना लेकर के हर एक लेवल का व्यक्ति अगर डिसीजन लेता है तो उसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं। द डिसीमेशन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में अगर हम देखें, द डिसीमेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या हो रहा है, जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो जो है डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल पर बट जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। फ्रॉम अ टेम्पोरल, यानी कि टाइम से रिलेटेड, टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें, यानी कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। तो अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म की हो सकती है या शॉर्ट टर्म की हो सकती है। प्लानिंग में भी सेक्टोरल और एज वेल एज जियोग्राफिकल, या जियोग्राफिकल को स्पेटियल प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो जो प्लानिंग हो सकती है वो सेक्टोरल, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, या फिर पूरी पूरी एक जियोग्राफी पर ध्यान दिया जा रहा है, एज वेल एज जियोग्राफिकल प्लानिंग को स्पेटियल प्लानिंग भी कह देते हैं। ओके। व्हाइल सेक्टोरल प्लानिंग इज फोकस्ड ऑन सिंगल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो सेक्टोरल प्लानिंग होती है सर, वो इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर पर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, माइनिंग सेक्टर पर ध्यान दे सकती है। जो जियोग्राफिकल या स्पेटियल प्लानिंग होती है वो फोकस करती हैं ऑन डेवलपमेंट इन जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट। यहाँ पर पूरी जियोग्राफी में डेवलपमेंट की बात की जाती है, स्पेटियल प्लानिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो सेक्टोरल प्लानिंग या स्पेटियल प्लानिंग कहते हैं उसी को, स्पेटियल प्लानिंग को ही जियोग्राफिकल प्लानिंग भी कह देते हैं। व्हिच एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन प्लेसेस। ठीक है। तो ये हो गई सर जो है प्लानिंग के टाइप। तो एच.डी. डिकिंसन ने जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजन लेना, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेना, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और जो कुछ भी प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो रिसोर्सेज उसको किसको एलोकेट करना है, इसके लिए कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी, और वो अथॉरिटी सर्वे के आधार पर इकोनॉमिक सिस्टम को पूरे सिस्टम का एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेती है कि किसको एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, इसी को ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो प्लानिंग वो स्किल है आपकी जिसकी सहायता से आप जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनकी सहायता से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके, एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव हो, मुझे पीएचडी करनी है वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे सीआईबी या जीआईबी का कोर्स कंप्लीट करना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उसी की सहायता से अपने प्लानिंग, मतलब अपने जो है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने को जो स्किल यूज की जाती है फ्रेंड्स, उसी को ही प्लानिंग कहा जाता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो गोल के आधार पर प्लानिंग कई तरीके की होती है। टेरिटरियल के आधार पर देखें तो प्लानिंग रीजनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है। रीजनल मतलब किसी राज्य स्तर पर, नेशनल मतलब पूरे देश स्तर पर। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग जो है फेडरल हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, या लोकल लेवल की। फेडरल मतलब संघीय सरकार है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, या फिर म्यूनसिपालिटी वगैरह। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेशन के आधार पर सेंट्रलाइज्ड होती है या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो सर होती है उसमें क्या होता है खासियत आपकी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं उनमें जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं उन्हीं को केवल डिसीजन लेने की जो है परमिशन दी जाती है। टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन लेता है प्लानिंग से रिलेटेड। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है कि हर एक लेवल पर जितने भी लेवल हैं उन सब में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है अकाउंटेबिलिटी बटी हुई होती है हर एक लेवल पर डिसीजन लेने की। ठीक है। तो इसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कह देते हैं। टाइम के हिसाब से यानी टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। प्लानिंग सेक्टोरल बेस्ड हो सकती है, जियोग्राफिकल बेस्ड होती है। सेक्टोरल प्लानिंग फोकस करती है किसी सिंगल सेक्टर पर, एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर पर फोकस कर दिया। स्पेटियल प्लानिंग कह लीजिए या उसी को जियोग्राफिकल प्लानिंग कह लीजिए। तो स्पेटियल प्लानिंग जो होती है फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल, पूरे जियोग्राफी के डेवलपमेंट की ये बात करती है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफी जो है दो तरीके की होती है, रीजनल प्लानिंग और टेरिटरी के हिसाब से रीजनल प्लानिंग और नेशनल प्लानिंग होती है। इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करनी है। ओके। सम ऑफ द की फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग दैट आर पार्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर हम नेशनल प्लानिंग पढ़ेंगे। दोनों प्लानिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। रीजनल प्लानिंग, द यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग 1916 एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन अचीविंग इट्स वेल डिफाइंड गोल्स। तो पहली कंट्री जिसने रीजनल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया
यूनाइटेड स्टेट्स थी। 1916 में इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया और ये मतलब अपने उद्देश्यों को अचीव करने में सफल रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, रीजनल प्लानिंग किस देश ने सबसे पहले इंप्लीमेंट करी थी, तो यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। ठीक है, प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट द रीजनल लेवल एंड इज टारगेटेड टू अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, गारंटिंग ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो रीजनल प्लानिंग होती है, इसमें प्लानिंग इंप्लीमेंट की जाती है रीजनल लेवल पर, और यहाँ काफ़ी बड़े एरिया को टारगेट किया जाता है, गाँव के स्तर की नहीं होती है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा एरिया होता है जिसमें रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों हो सकती है। और इसमें ये भी मतलब रीजनल प्लानिंग की खासियत ये होती है कि इसमें वादा रहता है कि भाई हम जो स्पेस यानी जगह हमारे पास अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका बेहतर यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे रीजनल प्लानिंग के तहत। नेशनल प्लानिंग की क्या खासियत होती है? इट ऑल स्टार्टेड विद द सोवियत यूनियन व्हिच इम्प्लीमेंटेड इट फर्स्ट 5-year प्लान फ्रॉम 1928 to 1933। नेशनल प्लानिंग जो थी वो सोवियत यूनियन यानी कि रसिया वगैरह से शुरू हुई है, और ये इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना लागू करी 1928 से 1933 पर। ठीक है, अगर आप अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी में तो आप ये जानेंगे कि हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना ही अपनाई गई, ये यहीं से ही आई थी, जो रसिया फॉलो करता था, हमने भी वही सोवियत यूनियन वाले ही कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। ठीक है, तो ये सोवियत यूनियन से शुरू हुई जिसने पहली पंचवर्षीय योजना 1928-1933 के बीच इंप्लीमेंट की, गिविंग द वर्ल्ड इज फर्स्ट टेस्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग। तो पूरी दुनिया को पहली बार जो है स्वाद चखाया गया कि नेशनल प्लानिंग भी की जा सकती है, ऐसा करके दिखाया रशिया ने। ठीक है, इट वाज सर्टेन फ्रॉम स्टार्ट दैट इंडिया नीड्स नेशनल प्लानिंग। शुरू से ही पता था कि हमें भाई नेशनल प्लानिंग की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से ही हमें लगा कि नेशनल प्लानिंग के बगैर काम नहीं चलेगा। द गवर्नमेंट sought नेशनल स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू टेक एक्टिव रोल इन रिसोर्स एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन फॉर इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रेटजी की बात की ताकि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर तरीके से एलोकेशन किया जा सके, उसके बाद में जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसको मोबिलाइज किया जा सके जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। ठीक है, गरीबी को कम किया जा सके। फिर आता है सर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो इसके पहले ये देख लेते हैं। पहले हमने रीजनल प्लानिंग की बात की सर। यूनाइटेड स्टेट्स जो है पहली कंट्री थी जिसने रीजनल प्लानिंग 1916 में इम्प्लीमेंट की और ये काफ़ी सफल रहा। इसमें जो प्लानिंग होती है रीजनल लेवल पर होती है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया इसमें कवर करने की कोशिश की जाती है, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों तरीके कम्युनिटी जो है कवर की जाती है, और जो भी स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होता है। नेशनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये सोवियत यूनियन से शुरू हुई, जिसने अपना पहला पंचवर्षीय योजना 1928 से 1933 के बीच में लागू किया और दुनिया को दिखाया कि नेशनल प्लानिंग भी संभव है। शुरुआत से ही ये श्योर था कि हमारे देश को भी नेशनल प्लानिंग की ही ज़रूरत है, रीजनल प्लानिंग से हमारा काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रेटजी की बनाने की कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा जो रिसोर्सेस है उसमें सरकार का एक्टिव रोल है रिसोर्स के एलोकेशन में, और जो भी ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। ठीक है, गरीबी को हम कम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। किसकी बात करेंगे? तो उद्देश्य क्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इट एम्ड फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन इकोनॉमीज आउटपुट लेवल। इकोनॉमी का जो आउटपुट लेवल है उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी उन्मूलन उद्देश्य था। वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग इज टू एलिवेट पॉवर्टी, यानी कि प्लानिंग करने का उद्देश्य है गरीबी को ख़त्म करना। बहुत सारे प्रोग्राम, सेवरल प्रोग्राम्स एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ऑल द गवर्नमेंट्स आज तक। यानी आज तक गरीबी को ख़त्म करने के लिए हर तरीके की गवर्नमेंट ने नए प्रोग्राम, कई तरीके के प्रोग्राम चला रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तीसरा उद्देश्य है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना, रोजगार के अवसर देना लोगों को। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल गोल ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना भी यहाँ पर उद्देश्य था। फिर है सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। सोशल जस्टिस भी बढ़ाना है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात भी ये करता है।
सोशल जस्टिस बढ़ाना है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना भी उद्देश्य है यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैव फार रीचिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन एनी सोसाइटी एंड देयर वर विजिबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया एट बोथ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल लेवल। मतलब कह रहे हैं कि अगर जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। और हमारे देश में ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। बाय द टाइम इंडिया स्टार्टेड प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग वाज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज ए टेक्निक फॉर एड्रेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। जब तक हमारे देश ने इकोनॉमिक प्लानिंग वही 1950-51 में जब तक शुरू की, तब तक दुनिया भर में इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी। उसको एक्नॉलेज किया जा चुका था कि हाँ भाई, जो भी हर तरीके की इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की प्रॉब्लम है उसको इसी तरीके से सॉल्व किया सकता है। किसके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग की सहायता से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, यानी आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाना भी उद्देश्य है प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का। सेल्फ रिलायंस वाज कैरेक्टराइज एज एन endeavor to combat an subservient position in the global economy, not an autocracy. अटॉर्ची, ठीक, देखो सिंपल सा है, सेल्फ रिलायंट होना हमारी इकोनॉमी को, मतलब हमारा प्रयास है इकोनॉमिक प्लानिंग का कि हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, हम किसी के गुलाम ना रहें, गुलामी की स्थिति नहीं रखेंगे हम, और ना ही हम डिक्टेटर बनेंगे या फिर जो है ऑटोक्रेटिक शासन करेंगे, यानी कि निरंकुश भी नहीं रहेंगे और ना ही हम गुलाम बनकर रहेंगे, लेकिन बल्कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, यही इसका मतलब है। ठीक है, फिर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की गई। इंडियाज़ प्लान्स प्रायोरिटाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कन्वेंशनल सेक्टर, तो मतलब प्लानिंग के तहत इकोनॉमिक प्लानिंग में ये कोशिश की गई कि जो पहले से चले आ रहे कन्वेंशनल सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, इनको मॉडर्नाइज किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, यहाँ पर टूल्स वगैरह यूज किए जाएँ, मशीनरी वगैरह यूज की जाए। और इसकी शुरुआत की गई विथ एग्रीकल्चर। इट बिगैन विद द एग्रीकल्चर, अ ट्रेडिशनल सेक्टर दैट नेसेसिएट द क्विक इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, डेयरिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल सेक्टर था हमारा एग्रीकल्चर का, इसी को कन्वेंशनल सेक्टर भी कह सकते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और इसमें क्या हुआ कि मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट की गई कि आधुनिक तरीके की खेती हम करेंगे, आधुनिक तरीके से जो है डेयरी का बिजनेस, दूध वाला बिजनेस करेंगे, और अदर प्रैक्टिसेस, और भी जो भी काम किए जाते हैं खेती बाड़ी में, उन सबको हम मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये हो गए फ्रेंड्स जो है हमारे ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि पूरी इकोनॉमी हमारी ग्रो करे। पॉवर्टी एलिवेशन, यानी हम गरीबी हटाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा करना है, ये भी हमारा उद्देश्य है। सोशल जस्टिस लाना है और इनइक्वालिटी को घटाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव होते हैं समाज के ऊपर में, और ये हमारे देश में बहुत दूर से ही दिख रहा था आज़ादी के समय पर। जब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई, तब तक दुनिया भर में इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई जा चुकी थी, और इसे वेल इस्टेब्लिश माना गया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग की सहायता से इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात की गई, यानी हमारी इकोनॉमी आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए भी प्लानिंग की गई। इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने की बात की गई कि आधुनिकीकरण करेंगे, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो डेयरी का बिजनेस हो, इन सब में हम जो भी कन्वेंशनल सेक्टर है वहाँ पर आधुनिकीकरण हम करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यही सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, फिर 12 जो है पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन डायरेक्टेड बाई 5 ईयर प्लान्स विथ मिड टर्म रिव्यू। तो जब देश आज़ाद हो गया तो जो प्लानिंग की गई सोशल और इकोनॉमिक स्तर पर, वो पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, और जिसमें मिड टर्म में यानी कि 2.5 साल के बाद में रिव्यू करने की भी व्यवस्था रखी गई। इन अनयूजुअल ईयर ऑफ वार्स एंड अदर सच क्राइसिस, इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर ईयरली प्लान्स, कॉमनली डिनोटेड एज प्लान हॉलीडेज एज ए डिपार्चर फ्रॉम द 5 ईयर प्लान्स। तो हुआ क्या कि जब अनयूजुअल ईयर थे, यानी कोई ऐसा वर्ष है जब युद्ध हो गया या सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई,
पूरा देश प्रभावित है, तो उस केस में पंचवर्षीय योजना ना चला करके ईयरली योजना चलाई जाती थी। वर्षीय योजना, पंचवर्षीय 1 वर्ष की योजना चलाई जाती थी और इसको नाम दिया गया, तो इसे फ्रेंड्स प्लान हॉलीडे कहा जाता है। और ये एज ए डिपार्चर फ्रॉम 5 ईयर प्लान, यानी कि हम 5 ईयर प्लान की जगह ईयरली प्लान यहाँ पर लागू करते हैं, उससे प्लान हॉलीडेज कहा जाता है। तो ध्यान रखें प्लान हॉलीडे किसे कहा जाता है, ठीक है। इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग बनाया 2015 में, टू सब्सटीट्यूट द प्लानिंग कमीशन, ताकि प्लानिंग कमीशन को सब्सटीट्यूट किया जा सके। यानी पहले प्लानिंग कमीशन होता था, 2015 में नीति आयोग आ गया। और इसके लिए लॉजिक क्या दिया गया, बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट द नेचर ऑफ इकोनॉमी हैज शिफ्टेड टू मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम। यानी जो हमारी इकोनॉमी है वो मार्केट डोमिनेटेड है, उसमें मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव ज़्यादा है। दैट स्टेट राइट्स, यानी कि सरकार के जो राइट्स हैं, रिक्वायर्ड टू बी प्रायोरिटाइज नेसेसिएटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर विथ डायनेमिक पर्पज। यानी कि अब सरकार का जो रोल है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस किया गया था, इसीलिए नीति आयोग को लाया गया था। तो नीति आयोग क्यों बना था, तो ये लॉजिक याद रखें कि जो इकोनॉमी का नेचर है वो बदल चुका है। अब हमारी इकोनॉमी मार्केट डोमिनेटेड हो चुकी है। मार्केट डोमिनेटेड मतलब मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव बढ़ चुका है, सरकार का प्रभाव कम हो चुका है, भारत सरकार का प्रभाव कम हो चुका है। प्रभाव मतलब योगदान बेसिकली ना। प्लानिंग कमीशन हैज बीन इन चार्ज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1950 से प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग की जाती है उसका इंचार्ज रहा है। और ये एक स्टैच्यूटरी एंटिटी नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्टैच्यूटरी एंटिटी, यानी संवैधानिक एंटिटी नहीं। इसके लिए संविधान में कोई लिखा पढ़ी संशोधन वगैरह नहीं किया गया है। और इज हेडेड बाई अ डिप्टी चेयरमैन एंड द प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो इसको हेड करता है डिप्टी चेयरमैन, और जो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहता है। यही बाद में प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में भी यही हुआ कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को ही बनाया गया, ठीक है। तो इसको हेड कौन करता है नीति आयोग को, नीति आयोग को हेड किया जाता है डिप्टी चेयरमैन द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए चेयरमैन की गद्दी पर वो बैठे जरूर हैं, लेकिन जो काम धाम देखने की ज़्यादा जिम्मेदारी वो डिप्टी चेयरमैन के ऊपर होती है, ठीक है। प्लानिंग कमीशंस प्लान्स आर अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय NDC। प्लानिंग कमीशन के जो प्लान हैं वो अप्रूव्ड कर दिए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन ने कोई योजना बना दी तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी NDC के कंधों पर डाल दी जाती है। प्लानिंग कमीशन का काम है गाइडलाइन इशू कर देना कि ऐसा होना चाहिए, कैसे होगा इम्प्लीमेंट, उसके लिए NDC बनाई गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, जिसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही। इसकी चेयर मतलब इसका हेड कौन होता है, एक तरीके से प्लानिंग कमीशन ही होता है। इन लाइन विद द रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव द इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने के उद्देश्य से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया, ठीक है। नीति आयोग अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट सर्व्स एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग एक भाई जो कुछ भी पहले से चला आ रहा था उससे हमने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिपार्चर किया, उसको पीछे वाला सब कुछ छोड़ा है, वो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म का काम करता है, ताकि जितने भी राज्य हैं उन सबको एक साथ राष्ट्र हित में एक साथ लाया जा सके, जिससे कि कोऑपरेटिव संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को संघवाद होता है, संघ मतलब केंद्र सरकार, कोऑपरेटिव संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ओके। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश एज ए थिंक टैंक, ठीक है। तो इसको भारत सरकार का थिंक टैंक माना गया, सोचने के लिए टैंक हमने बना गया, इनका काम है बैठो और सोचो, तुम्हारा काम है सिर्फ सोचना, ठीक है। तो नीति आयोग सोचने के लिए बनाया गया, टू प्रोवाइड रिलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल ऑन अ रेंज ऑफ पॉलिसी इशूज। तो नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में बनाया गया ताकि वो रिलेवेंट स्ट्रेटजिक और टेक्निकल असिस्टेंस दे सकें सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, डिफरेंट जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं उन सभी के रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सर 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में हमें एक ही प्लान पढ़ना है, वैसे तो हैं 12 5 ईयर प्लान, लेकिन इसमें मैं एक कवर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम
आगे के जो 12 प्लान हैं, 11 प्लान बचते हैं। टोटल 5 ईयर प्लान्स कितने हैं, 1 से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान्स तक आ चुके हैं। तो हमें सबके बारे में डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फिर से पहला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था फ्रेंड्स, वो 1951 से लेकर के 1956 तक लागू रहा, ठीक है। 1951 से 1956 तक पहला प्लान लागू रहा। एज इकोनॉमी फेस द चैलेंजेज ऑफ लार्ज स्केल फूड ग्रेन इंपोर्ट्स एंड प्राइस इंक्रीजेज, द स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट। जब देश आज़ाद हुआ, हालत ख़राब थी, सब लूटा जा चुका था अंग्रेजों के द्वारा, खाने के वांदे थे, जो सरल भाषा में खाने की परेशानी थी सर हमारे सामने, ठीक है। तो हुआ क्या, बहुत सारा जो है हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी कि हमें अनाज विदेशों से खरीदना पड़ता था। अब खरीदोगे तो भाई प्राइस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे किसी पर तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तो प्राइस भी बढ़ा देता था विदेश के लोग में। तो उद्देश्य ये हुआ कि पहली जो प्लानिंग फर्स्ट पंचवर्षीय योजना बनाई, उसमें कोशिश की गई कि सबसे पहले एग्रीकल्चर पर जोर दो, पेट भरे। सबसे पहला सवाल हुआ कि पेट भरे, उसके लिए एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया। एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की आवश्यकता महसूस होगी, भाई सींचोगे नहीं तो फसल नहीं होगी, और बिजली भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ जोर देने की बात कही गई। द पब्लिक सेक्टर रिसीव्ड, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो था उसने 44.6% ऑफ प्लान आउटले, यानी कि अगर 100 रुपये जो है पंचवर्षीय योजना में अलॉट किए गए थे, तो फ्रेंड्स उसमें से 44 रुपये 60 पैसे जो है केवल पब्लिक सेक्टर को दे दिए गए थे। ये इनका कहने का मतलब है कि 100 रुपये अगर टोटल प्लान था हमारा खर्चा करने का, तो 44 रुपये 60 पैसे केवल जो है पब्लिक सेक्टर में एलोकेट कर दिए गए। प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड विद ऑल ऑफ द हाई इंटेंशंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट द रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग इन द ईयर्स दैट फॉलोड। मतलब जब प्लान बनाया गया था तो बहुत अच्छी भावना के साथ बनाया गया था कि हमारा सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों प्रोग्रेस होगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। देखो, प्लान तो हर कोई करता है कि हमको मालदीव घूमने जाना है, लेकिन पता चलता है साल निकल गया, मालदीव कोई घूम नहीं पा रहा है, तो यू आर डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति भी प्लानिंग में यही रही है कि सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिसअपॉइंटमेंट ही ज़्यादातर केसेस में नसीब हुई है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखो जब भी आदमी प्लानिंग बनाता है ना, तो वो मतलब अपने स्तर से थोड़ी बड़ी ही बनाता है। सीधी सी बात है भाई, जितना तुम कर सकते हो। अगर मैं 50,000 कमा सकता हूँ तो मेरा टारगेट 50,000 कमाना नहीं होगा, 80,000 कमाना होगा, तो उसमें परेशानी होगी। करेक्ट है ना, वही बात यहाँ पर है। तो हमेशा सरकार अपनी जितनी संभावना है उससे ज़्यादा ही टारगेट रख करके कि 8% का ग्रोथ रेट चाहिए, भले ही हम 6 ही अचीव कर पा रहे हैं और पता भी है कि 6 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन टारगेट हम 8 का रखते हैं ताकि हमारा हिम्मत बढ़ा रहे और हम उसे अचीव करने का प्रयास करें, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें तो हमारे देश में आज़ादी के बाद में जो सामाजिक और आर्थिक प्लानिंग की बात की गई उसे पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया, जिसे मिड टर्म में रिव्यू की भी बात कही गई। जनरली पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, लेकिन अगर कहीं युद्ध वगैरह लग जाए तो उस केस में या कोई और क्राइसिस हो जाए तो वहाँ पर वर्षीय योजना, ईयरली प्लान चला दिए जाते थे, ठीक है। और इनको प्लान हॉलीडे बोला जाता था। जो 1-1 साल के प्लान चलते हैं इनको प्लान हॉलीडे, यानी कि जो मेन प्लान है पंचवर्षीय योजना वो छुट्टी पर गई हुई है, उसकी जगह पर ये लागू हो गई, तो प्लान हॉलीडे बोलते थे और ये पंचवर्षीय योजना से अलग रहता था। 2015 में भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया। उद्देश्य, लॉजिक क्या था, लॉजिक दिया गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मार्केट डोमिनेटेड इकोनॉमी हो चुकी है, यानी अब प्राइवेट सेक्टर का प्रभाव कहीं ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले, इसलिए हमें अब प्लानिंग कमीशन से काम नहीं चलेगा, हमें नीति आयोग की ज़रूरत है। प्लानिंग कमीशन जो है प्लानिंग का इंचार्ज बनाया गया है 1950 से प्लानिंग कमीशन ही प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया देख रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं को देख रहा है। ये एक संवैधानिक एंटिटी नहीं है, स्टैट्यूटरी एंटिटी नहीं है। इसको हेड किया जाता है डिप्टी चेयरमैन द्वारा, लेकिन इसमें जो हेड मतलब जो मेन होते हैं, चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी प्लानिंग कमीशन द्वारा प्लान बनाए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एनडीसी के कंधों पर होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कंधों पर होती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। रिफॉर्म का उद्देश्य था भारत सरकार का, उसी के तहत नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जितने भी राज्य हैं उन सबको एक साथ लेकर आता है ताकि राष्ट्र का हित देखा जा सके, ठीक है, और
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि कोऑपरेटिव जो है सहयोग वाला संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। नीति आयोग इस्टेब्लिश किया गया था थिंक टैंक के रूप में, ताकि वो रिलेवेंट स्ट्रेटजी दे सके, टेक्निकल सहायता दे सके, चाहे जिस भी स्तर की गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स पर, इश्यूज़ पर ये अपना मतलब हेल्प देना चाहते हैं। ठीक है, इनको इसीलिए बनाया ही गया है कि प्लानिंग जितनी भी हमारी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में मदद करो भाई, चाहे राज्य सरकार स्तर पर हो, चाहे केंद्र सरकार स्तर पर हो। ठीक है, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से, गई थी 1956 तक, 5 साल की थी। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने की कमी थी, इसलिए हमें अनाज बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ा रखे थे विदेशी लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में उद्देश्य ये रहा कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि खाने की परेशानी हमारी ख़त्म हो जाए। सिंचाई भी बढ़ाने की बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट की भी बात की गई। जितना भी पैसा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन मतलब प्लानिंग पंचवर्षीय योजना में खर्चा होना था, उसका 44.6% केवल पब्लिक सेक्टर को ही दे दिया गया था। ठीक है, प्लान था कि मतलब जब प्लानिंग की गई थी तो उसमें पूरे अच्छे इरादों के साथ जो है ये सोचा गया था कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके की प्रोग्रेस हमें मिलने वाली है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। जब समय बीता तो पता चला कि मतलब हमने जो सोचा था उसमें वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही अपना ये पूरा लेक्चर कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में हम जो है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर के जितनी भी कवर हो पाएंगी, वैसे 12 तक हैं, जितनी भी कवर हो पाएंगे अगले लेक्चर में वो हम आपको अगले लेक्चर में कवर करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, है ना, अकाउंटिंग वाले के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।